नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ उत्तराखंड का हमारा ये खास कॉन्क्लेव, जहां पर हम बात करेंगे न्यू स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में किस तरह से उत्तराखंड अब 21 साल का हो गया है और 21 साल का उत्तराखंड हो रहा है, चुनावों में भी जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ चुनावों में उम्मीद लगाई जाए? क्या उत्तराखंड की जो पुरानी परंपरा है कि एक बार एक पार्टी का राज, दूसरी बार दूसरी पार्टी का राज, वो कायम रहेगा या फिर कोई नया खेल यहाँ पर देखने को मिलेगा? इन तमाम पहलुओं पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। कहा जाता है कि अगर आपने शिक्षा को साध लिया, सेहत को साध लिया और साथ ही साथ आधी आबादी यानी महिलाओं को साध लिया, तो फिर समझिए आपकी सरकार चंगी चल रही है और उसकी सत्ता में वापसी तय है। हमारे साथ यहाँ पर धामी सरकार के दो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री मौजूद हैं। रेखा जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अरविंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री और महिला से बाल विकास कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा रेखा जी से होगा। रेखा जी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंची थी। परंपरागत परिधान में एक पहाड़ की जो महिला होती है, जिसमें संस्कृति भी होती है, शक्ति भी होती है, और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो चाहती हैं कि देवभूमि जो है आने वाले वक्त में अपने कामकाज से महिलाओं को इतना सशक्त बनाए कि देवी भूमि के नाम से जानी जाए। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या देवी भूमि बन पाएगी उत्तराखंड की ये धरती? देखिए, निश्चित रूप से हम सब लोग ये प्रयासरत हैं कि उत्तराखंड को जिस प्रकार से देवों की भूमि हम लोग कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यह देवी की भी भूमि है। बस इसको मान्यता देने की ज़रूरत है और उस मान्यता में हमारा विभाग हर प्रकार से प्रयास कर रहा है। यदि हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो उस लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। हम यदि बात करते हैं कि लड़कों के ऊपर लड़कियों की जो लैंगिक अनुपात है उसको हम बराबर लेके आ सके, उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे वो नंदा गौरा योजना हो, महालक्ष्मी योजना हो, वात्सल्य योजना हो, या THR के रूप में हो, या बाल पलाश योजना हो। ये सारी योजनाएं, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, ये सारी योजनाएं इसी रूप में संचालित है कि हम उत्तराखंड को देवी की भूमि बना सके। रही बात परिधान की, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो मूल परिधान है, जिस दिन मैंने अपना शपथ उस परिधान को धारण करते हुए लिया था, तो निश्चित रूप से क्योंकि वो एक पवित्र परिधान है और मेरे लिए वो बड़ा ही पवित्र दिन था और उसका एक संदेश कि आखिरकार हमारी ये लोक संस्कृति है वो इस रूप में है और उसको हम बड़े शुभ अवसरों में धारण करते हैं। आज कहीं ना कहीं विलुप्त होते चले जा रहे हैं क्योंकि हम अब आंशिक रूप से हमें घाघरे कम दिखते हैं जी, पिछौड़े हम लोग जनरली सब कार्यक्रमों में देखते हैं, लेकिन जो उसकी आभूषण से लेके वस्त्र से लेके जो उसकी पूरी वेशभूषा है वो एक स्वरूप में आ सके, उसका संदेश भी देना था, जो कि मैंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करा था, मेरे उत्तराखंडी परिधान मेरी पहचान। बिल्कुल, और यकीन मानिए कि जब वो परिधान, देखिए हमें ये समझना होगा भारत विविधताओं का देश है, लेकिन जब वो परिधान में अगर कोई मंत्री जो है वो नज़र आता है और एक संदेश देता है अपने शपथ ग्रहण समारोह के दिन, तो वो परिधान जो है हर TV चैनल की, हर अखबार की सुर्खियाँ बनता है और कहीं ना कहीं फिर वो परिधान रजिस्टर होता है देवभूमि से, उत्तराखंड से। तो आपका संदेश बखूबी गया भी, जोरदार तालियां इसके लिए। जी जी, तो ये प्रयास था जिसमें मैं समझती हूँ कि बहुत चर्चा का विषय भी बना और पहली बार लोगों को मालूम चला कि उत्तराखंड का परिधान मूल रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक में इस स्वरूप में होता है। हमारे पूर्वज इसको धारण करते थे, एक पहचान मिली है जो स्वागत योग्य है। और रही बात आपने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से, तो लैंगिक समानता से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर लगातार हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए उस पर भी आगे मैं सवाल करूँगी। अरविंद जी भी यहाँ मौजूद हैं और अरविंद जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा, अगर आज आप उत्तराखंड की धरती की बात करें तो उत्तराखंड की धरती ने ऐसे ऐसे लोग दिए हैं जो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो सुविधाएं, क्या वो साधन मौजूद हैं जो होने चाहिए आज के युग में। अरविंद जी, कोरोना काल में बहुत बड़ी चुनौती थी उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि समूचे देश के लिए भी एक चुनौती थी कि शिक्षा को कैसे कम से कम हैम्पर होने दिया जाए, और उत्तराखंड के लिए चुनौती दुगनी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की समस्या जो है वो एक बड़ा इशू रहता है, क्योंकि
पहाड़ में वैसे ही नेटवर्क की दिक्कत होती है, उसके ऊपर से अगर वेदर चेंजेस हो जाएं तो और परेशानियां हो जाती हैं। तो आपने बच्चों की शिक्षा को कैसे सुचारू रखा और कोरोना के बाद शिक्षा में आए इस परिवर्तन से आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं सबसे पहले न्यू जनरेशन कॉन्क्लेव के इस माध्यम से मुझको उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण इस बैठक में आप लोगों ने बुलाया, मैं धन्यवाद दूंगा। और निश्चित ही जहां कोविड की समस्या उत्तराखंड नहीं पूरे विश्व के लिए एक चुनौती थी और इसका प्रतिकूल प्रभाव मात्र शिक्षा पे ही नहीं प्रत्येक विभागों पे देखने को मिला है और बड़ी मात्रा में मिला है। और बच्चों की शिक्षा देना इस मुसीबत के दौर में निश्चित ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उत्तराखंड प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हम सब लोग इसको जानते हैं कि नेटवर्क की दिक्कत रही है, लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट की मीटिंगों के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सब लोगों ने हमेशा चिंता की कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इनको निर्देशित किया जाए और ये समय समय पर जो भी कंपनियां हैं नेटवर्क को देखें। ये काम तो आम जनमानस के लिए हम लोगों ने किया। साथ ही जो बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन होनी थी जी, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ाने का उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, मैं उनको बधाई भी दूंगा। साथ ही जो राजकीय स्कूल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि गरीब बच्चे हैं और उनके पास, कई बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना होने की वजह से उनको शिक्षा कैसे दी जाए जी, क्योंकि गरीबों के बच्चे हैं। उसके लिए हम लोगों ने, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया कि हम लोगों ने ज्ञानदीप कार्यक्रम दूरदर्शन चैनल के माध्यम से चलाया। आपको पता है कि पहाड़ों में कई जगह कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, लेकिन दूरदर्शन के चैनल ये चलते हैं। हमने ज्ञानदीप कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न एपिसोड बनवा के हम लोगों ने चलाया और इसका विधिवत प्रचार प्रसार भी अपने शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक भाई बहनों के माध्यम से गांव-गांव तक हम लोगों ने किया। लेकिन अरविंद जी, अब लगता नहीं है कि अब वक्त आ गया है, कोरोना ने हमें कम से कम वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल एजुकेशन, ये दोनों चीज़ों की महत्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बता दी है, सिखा दी है। तो ऐसे में वक्त नहीं आ गया है जब पहाड़ों में हम बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो कम से कम जो 21वीं सदी की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हो गई है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, वो भी मिले, कम से कम एजुकेशन के क्षेत्र में तो शुरुआत हो। बिल्कुल बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ ये कोविड काल में चुनौतियाँ थीं, वहीं सरकार ने इसका जड़ से कुछ समाधान करने का काम भी किया। हिंदुस्तान में उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहां हमने पूरे प्रदेश में 500 हमने वर्चुअल क्लास बनाई। 500, ये देश, हिंदुस्तान का पहला स्टेट उत्तराखंड है जहां 500 वर्चुअल क्लास हमने बनाई। और इसके हमने 2 सेंट्रलाइज स्टूडियो हमने बनाया, एक देहरादून में, एक हल्द्वानी में। लेकिन देहरादून स्टूडियो को हमने चालू किया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोविड काल में जहाँ कई जगह हमारे अध्यापक नहीं पहुँच पाएंगे, नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, हम सेंट्रलाइज स्टूडियो के माध्यम से, हमने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से भी हमने बच्चों को विषयवार अध्यापन हमने कराने का काम भी किया। जी, रेखा जी, अब अगला सवाल आपसे मेरा कि यहाँ पर अगर देखा जाए कोरोना काल में महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। तो कोरोना काल में महिलाओं को किसी भी तरह का कोई अभाव ना रहे, वो सशक्त रहें, उनको किसी तरह की परेशानी ना हुई हो, उसके लिए आपने क्या कुछ इंश्योर किया? देखिए, हमारे यहाँ पर हर ग्राम सभा में एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है और पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्र भी खुले हैं हर गांव के हिसाब से, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हैं। तो सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उस ग्रामीण स्तर की महिलाओं से लेकर शहरी स्तर की महिलाओं तक में सब तक अपनी पकड़ रखती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सबसे पहले हमने सशक्त किया कि आपको जो है मास्क से लेकर, सैनिटाइज़र से लेकर, आपका पीपीई किट से लेकर, और जो लाभार्थी हमारे हैं जो केंद्रों से जुड़े हुए हैं उन तक आप अपनी सुरक्षा करते हुए उनकी भी सुरक्षा का चिंतन करते हुए किस तरह से आप उनके साथ THR
किस तरह से विभाग की योजनाओं को आप उनके साथ में जोड़ना, ये सारी चीज़ें संपादित जो है हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से हुआ है। तो हमने इस कोरोना के पीरियड में कहीं पे भी इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा नहीं होने दी कि कोरोना है और हम अपना काम नहीं कर पाए। महिलाओं को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, चाहे वो सैनिटरी पैड हो वह भी उपलब्ध कराया गया, THR हो वह भी उपलब्ध कराया गया, या उनका वैक्सीनेशन हो वह भी किया गया, बाकायदा कोरोना की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए। इसलिए कहीं पे भी हम ये कहें कि केवल एक कैंटोनमेंट जोन को हम छोड़ते हुए बाकी सभी जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, सहायिका हो, मिनी हो, सब ने भरपूर तरीके से काम किया। आज वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी घोषित है। प्रोत्साहन राशि इस खुशी में उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो मैं अपने आप में इस बात की मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कोरोना के पीरियड में जो वर्ष 2020 से लेकर अभी तक का यदि कालखंड देखते तो बहुत बेहतर काम किया, महिलाओं को हर प्रकार की योजना से जोड़ने का काम किया है। चलिए, तो बच्चों का पोषण भी और महिलाओं के साथ भी जो उनकी ज़रूरत थी आपने इंश्योर की है कोरोना काल में। आंगनबाड़ी का जिक्र किया है, अगला सवाल मैं अरविंद जी से लूँ, लेकिन उससे पहले इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है आपसे। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनका मानदेय राशि जो है वो बढ़ाई जाए। वो बढ़ाई भी गई, उस दिशा में फैसले भी लिए गए, लेकिन वो बढ़ी हुई राशि उन तक कब तक पहुँचेगी? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी केवल आंगनबाड़ी केंद्र के ही काम नहीं करती या सरकार की योजना को ही संपादित नहीं करती। इसके अतिरिक्त वो विभिन्न प्रकार के काम करती है। विभिन्न विभागों की जो समय के अनुसार आवश्यकता होती है, चाहे जनगणना हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे कोई सर्वे हो, वो सारे काम करती है। उन सब कामों को देखते हुए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की सहमति दी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मानदेय वृद्धि जो है वह की जाए। उसके लिए हमारा प्रस्ताव गतिमान भी है। मैं बहुत जल्द उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने भी हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संगठनों के साथ बैठक भी करी है। उनकी मुख्य मांग भी यही है और वो जायज़ भी है और वो बनता भी है और सरकार देने की मंशा में भी है। बहुत जल्दी कैबिनेट में यह प्रस्ताव आएगा और उनको उनकी मानदेय वृद्धि के साथ में मैं समझती हूँ कि ये अच्छी खबर उन तक ज़रूर पहुँचेगी और मिलना भी प्रारंभ होगा। पर सरकार ने अभी जो हाल में जो 2-3 फैसले किए हैं, देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में सरकार ने रक्षाबंधन का संबंध निभाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें राखी का प्रोत्साहन राशि दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कोरोना प्रोत्साहन राशि दी है और लगातार 10,000 की धनराशि विभिन्न 2,000 के क्रम में 5 महीने लगातार उनको मिल रहा है। तो ये लगातार प्रयास है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सशक्त किया जाए, आर्थिक रूप से भी और जो मानदेय वृद्धि का विषय उस रूप में भी। चलिए, तो नेताओं की एक खासियत होती है, सरकारों की एक खासियत होती है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं ना, जो भी इस तरह के अनुदान होते हैं या बढ़ानी होती है राशि या कोई भी इस तरह की योजना होती है, वो एन वक्त पर होती है ताकि लोगों को ताज़ा दिमाग में याद रहे। बहरहाल, अगला सवाल अरविंद जी मेरा आपसे है। ट्यूशन फीस कोरोना काल में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड इशू रहा है। प्राइवेट स्कूल्स ट्यूशन फीस को लेकर अपनी बात करते हैं, अभिभावक जो हैं उनकी अपनी नाराज़गी रहती है। और एक सवाल उत्तराखंड की सरकार से बार बार पूछा जा रहा है कि एक्ट बनना था एक, वो पिछले 6 साल से योजना में तो बन रहा है, लेकिन बनेगा कब फीस एक्ट? कोविड काल में जहां ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को मिला है, आम अभिभावक को ठगा ना दिया जाए और इस मुसीबत के दौर में किसी पे आर्थिक बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। इस नाते सरकार ने विधिवत आदेश किया कि स्कूल बंद हैं, ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो मात्र ट्यूशन फीस ही लिया जाए। इसके लिए सरकार ने विधिवत आदेश भी जारी किया, जियो जारी किया। कुछ लोग, उनको लगा कि सरकार पता नहीं लेट ना हो जाए, लेकिन हमने सही समय पे हमने निर्देशित किया विभाग को, प्राइवेट स्कूल वालों को। बावजूद कुछ लोग हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट ने भी 100% जो सरकार ने निर्देश जारी किया, उसी निर्देश को हाई कोर्ट ने भी पीठ थपथपाते हुए आदेश किया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो इस समय ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं वो मात्र ट्यूशन फीस ही लेंगे। और अधिकांश सब जगह, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल जो हमने आदेश दिया उसी के 100% पालन हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पीठ पीछे कुछ निश्चित ही कुछ लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन हमने अपने विभाग के माध्यम से हमने हमेशा आम जनता से अपील की कि किसी भी स्कूल की शिकायत है कि वो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस ले रहे हैं, आप हमको शिकायत करेंगे तो निश्चित ही हम कार्रवाई करेंगे। और जो विभागीय हमारे अधिकारी हैं
और ख़ास तौर पर हमारे जो ज़िले के सीईओ हैं, स्पष्ट उनको निर्देश था कि किसी विद्यालय ने भी अगर जो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस ली तो निश्चित ही उनकी मान्यता समाप्त करने का काम किया जाएगा। और कुछ विद्यालयों के खिलाफ कई शिकायतें आई तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और तो आज आप भी कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई की है, लेकिन एक सवाल जो लगातार उठता है कि प्राइवेट स्कूल फी एक्ट, इस पर 6 साल से काम चल रहा है जो मेरी जानकारी कहती है, तो वो कब अमली जामा पहनाया जाएगा उसको? क्योंकि एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मोटी फीस स्ट्रक्चर की वजह से वो नाकाम रह जाते हैं और स्कूल मनमानी करते हैं। आप स्कूल को कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे का भविष्य उनके हाथ में है। टीचर नाराज़ हो जाए, प्रिंसिपल नाराज़ हो जाए, वो बच्चे पर खुंदक निकाले तो माँ बाप कुछ कहते नहीं हैं, चुपचाप सहते रहते हैं। फीस एक्ट लागू होना चाहिए और इसके लिए विधिवत जो संगठन है, अभिभावक संगठन है, उनसे विधिवत सुझाव लेने के पश्चात हमने ज़िले में डीएम लेवल की कमेटी बनाई और उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट लेके शासन में भेज दिया है। हम बहुत जल्दी फ़ी एक्ट हम लागू करने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो अधिकांश बहन जी आम अभिभावकों को दिक्कतें आती थी कि फ़ीस ज़्यादा है, हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया और यही वजह है कि जैसे स्कूलों में कई जगह किताबें स्कूल में बिकती थी, यूनिफॉर्म स्कूल में बिकती थी, हमारी सरकार ने ईमानदारी से ये काम किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। हिंदुस्तान का पहला स्टेट उत्तराखंड है जहां एनसीईआरटी लागू है। हमने स्कूलों के अंदर कोई धंधेबाजी ना हो, कोई अभिभावकों के साथ ब्लैकमेलिंग ना की जाए, इसके लिए हमने सख्त निर्देश किया कि किसी भी स्कूल में सामान बेचने का, किताब बेचने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी व्यक्ति को महंगी किताबें लगानी है, एनसीईआरटी के अतिरिक्त कोई रेफरेंस बुक लगानी है, तो हमारे द्वारा निर्देश है। और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हमारी, क्योंकि हमने एनसीईआरटी लागू की, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल वाले हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि जो सरकार ने एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट लेके आई ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद एनसीईआरटी के विपरीत किसी को रेफरेंस बुक लगानी है तो आप लगाइए, लेकिन इसकी कीमत एनसीईआरटी के समकक्ष होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी किताब की कीमत, हमारी एनसीईआरटी का बहन जी पूरा पाठ्यक्रम 500 रुपये में आ जाता है, 600 रुपये में आ जाता है, लेकिन प्राइवेट लेखकों की किताबें एक ही किताब की कीमत 1500 रुपये की होती है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता को हमने निजात दिलाने की कोशिश की है। और एक और जी, जो नई शिक्षा नीति में पॉलिसी लागू है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं जो फीस लेंगे सत्र चालू होने से पहले उसको वेबसाइट पे अपलोड आप करेंगे। तो हम नई शिक्षा नीति के कुछ पार्ट हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को बदनाम करती हैं और प्राइवेट स्कूलों पे खास तौर पे जी। तो नई शिक्षा नीति के उस पार्ट को भी हम बहुत जल्दी हम उत्तराखंड के अपने प्रदेश में बस अब थोड़ा इंतजार, और अगर दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला तो फीस एक्ट भी आ जाएगा। इतना सब कुछ किया है तो थोड़ा और काम हो जाएगा। देखिए बहन जी, कभी भी हम दोबारा सत्ता में रिपीट हों, हम लोगों ने इसलिए काम नहीं किया। हमने हमेशा इस बड़े मन से काम किया कि आज हमको जनता ने मौका दिया है तो यह बदलाव आना चाहिए। और अगर उसका बदलाव लाने के मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो बोलूँगा कि बदलाव आना चाहिए, लेकिन हमने इसलिए काम नहीं किया। हमने जो काम किया है उस पर देश की नीति आयोग ने भी ठप्पा लगाया है। और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड जहाँ बहुत पहले 20वें 25वें नंबर पर होता था, आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश 4थे नंबर पर है। और उसका प्रमाण है कि पहले पहाड़ में कोने कोने दुर्गम क्षेत्रों में हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बेटियां मैथ पढ़ना चाहती हैं लेकिन वहाँ हिंदी का अध्यापक होता था। बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं, वहाँ संस्कृत का अध्यापक होता था। ये विसंगति होती थी। और कई जगह पहाड़ों में तो अध्यापक हमारे होते भी नहीं थे। बच्चे 300-300 बच्चे हैं, एक अध्यापक होता है। कई जगह ऐसे हालात होते थे कि कई जगह बच्चे 20 हैं, अध्यापक 25 हैं। हमने इस प्रथा को समाप्त करते हुए हमने कम से कम 5000 से ज़्यादा गेस्ट टीचरों की तैनाती की। और आपने एक बात का अनुभव किया होगा बहन जी, जब से प्रदेश बना तब से प्रदेश के कोने कोने में हड़ताल इसी बात का होता था कि हमारे यहाँ अध्यापक नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया और प्रदेश के कोने कोने में जहाँ हमेशा हड़ताल होता था उस हड़ताल को समाप्त किया और आज विषयवार अध्यापकों की तैनाती हमने की है। यही वजह है बहन जी। आपने कहा ना कि चुनाव आता है, मैं एक बात कहूँगा आपसे, मेरी बात को सुनिए आप जी। कई बार लोग कहते हैं कि चुनाव आ गया तो ये काम होगा, ये चुनाव के लिए काम नहीं करते हम। यही वजह है कि पिछले 30 साल का रिपोर्ट कार्ड निकालिए। 30 साल में प्रतिवर्ष छात्र संख्या सरकारी स्कूलों की प्रतिवर्ष घटी है। यह इतिहास है, पहली बार
कि हज़ारों में नहीं, मेरा दावा है, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा 30 सितंबर के बाद मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है अपने टीचर्स आप कह रहे हैं कि मैं विपक्ष की बात नहीं करता, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। पर उनके आरोपों का जवाब देना भी आप ही का काम है मंत्री जी। 30 सितंबर के बाद मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि जहां प्रतिवर्ष छात्र की संख्या सरकारी स्कूलों से घटती थी, यह इतिहास है कि इस बार 1 लाख से ज़्यादा नए एडमिशन हुए हैं, छात्र संख्या बढ़ी है, ये हमारे काम की टीचरों की संख्या बढ़ी है जी, टीचरों की, क्योंकि विपक्ष सुनिए, शिक्षार्थियों की बढ़ी है, ठीक है, आपने अच्छी बात की, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं उसके लिए, लेकिन विपक्ष भी आप पर आरोप लगाता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षकों के पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, जिनको भरने में देरी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पद हैं और छात्रों की संख्या बढ़ी है तो भाई शिक्षक भी बढ़ाइए ना, तभी तो अच्छी एजुकेशन होगी। बिल्कुल, जो विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो ये आप मान के चलिए कि मैं सबूत देना चाहता हूँ कि विपक्ष मात्र आरोप इसलिए लगाता है क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका में है। मैं किसी भी को टिप्पणी नहीं करूँगा, उनका आरोप सही है या गलत है, आप इस बात से उसका प्रमाण लगा सकती हैं कि हमारे यहाँ जितने प्रवक्ता के पद हैं, रिक्त पद हैं, उनका हमने अध्याचन लोक सेवा आयोग में भेजा हुआ है। जितने हमारे एलटी के पद रिक्त हैं, हमने उनका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा हुआ है। हमारे यहाँ जितने बेसिक के शिक्षक हैं, मतलब ये तो वाली बात हुई कि मैंने नींव रखी हुई है, इमारत बनी जाएगी, उद्घाटन तो कर ही दिया। 2600 बेसिक शिक्षकों की तैनाती का 4.5 साल कम लग गए मंत्री जी। 4.5 साल एक अच्छा लंबा वक्त था, मतलब आपने भेजा हुआ है, अल्टीमेटली तो रिजल्ट ये है ना कि टीचर नहीं है। जब तक आयोग के माध्यम से शिक्षकों की तैनाती नहीं होगी तब तक गेस्ट फैकल्टी काम करेगी। अतः हमारे यहाँ कहीं भी शिक्षक विहीन स्कूल कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर जो किसी विपक्ष को, आपका कॉन्क्लेव तो दोबारा भी होगा, किसी भी पक्ष में अगर जो किसी नेता के पास प्रमाण है तो मेरे पास जहाँ चाहे वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं कि शिक्षक के अभाव में हमारे यहाँ कोई स्कूल बंद नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर। और मैं आपके माध्यम से लाइव ही कार्यक्रम चल रहा, मेरा दावा उनसे कि किसी मंच पे आके मुझसे बात कर सकते हैं कि शिक्षक के अभाव में कोई स्कूल बंद नहीं है। और जहाँ जहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, विषय वाले अध्यापकों की हमने तैनाती की है, हमने गेस्ट फैकल्टी बहाल की है कि जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होगी तब तक गेस्ट टीचर वहाँ काम करेंगे। अतः शिक्षक विहीन कोई स्कूल ऐसा नहीं है। चलिए, तो शिक्षक विहीन स्कूल नहीं होगा, भले ही गेस्ट फैकल्टी हो, लेकिन परमानेंट टीचर्स की अपनी वैल्यू होती है। तो उस में भी यहाँ पर आपने मंत्री जी का जवाब सुन लिया है। रेखा जी, एक अगला सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी का आरोप है। आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने आप को पूरा चुनावी मैदान में उतार रही है, तो आरोप लगने भी लाजमी है। और उसमें कहा जा रहा है कि बाल विकास विभाग में आउटसोर्स कंपनी भ्रष्टाचार कर रही है। कंपनी ने 25,000 लेकर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल को चंपावत बाल विकास विभाग कार्यालय में चौकीदार बना दिया। इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ। उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगी जनता से? देखिए, मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगी और आप लोगों को सर्वविदित भी होगा, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने में है। उनको हर वो प्रकार का मुद्दा सेंसेशनल करना है जिससे कि वो मीडिया हाइप्स ले सके या वो मीडिया कवरेज प्राप्त कर सके। यदि मैं अभी किसी की पैरवी भी नहीं कर रही हूँ, मैं जो तथ्य है वो रख रही हूँ। यदि कर्नल कोठियाल को इस संदर्भ में शिकायत थी तो आखिरकार मेरे पास तो आज तक कोई शिकायत पत्र पहुंचा नहीं। कर्नल कोठियाल को यदि घूस देना, जिसको उन्होंने घूस की परिभाषा इस प्रकार से व्यक्त किया कि ये देख के हमें जो है चौकीदार की जो है वो जॉब मिली है, तो सबसे पहले तो यदि वो सही जेन्युइन रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको ये प्रवृत्ति है और ऐसा वो कुछ भांप रहे थे, तो मेरा तो ये कहना है कि उन्होंने क्यों नहीं विजिलेंस का सहारा लिया। विजिलेंस का सहारा लेते, स्टिंग करते, संबंधित को पकड़ते, पकड़वाते, तब उसके बाद में कार्रवाई नहीं होती तो बताते। केवल मीडिया में आना, इस प्रकार की बातें करना, सरकार को बदनाम करना, विभाग को बदनाम करना, मैं समझती हूँ कि ये केवल और केवल राजनीति का बहुत ही निचला स्तर है। और जिस प्रोफेशन से वो आते हैं उस प्रोफेशन का हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो सैनिक धाम के रूप में भी जाना जाता है। उनकी बात को हम भी, उन्होंने आखिरकार घूस देना भी अपराध है, घूस लेना भी अपराध है। उसमें वर्तमान में जांच बैठी हुई है और जांच के अनुसार जो है
जो हमारे पास संज्ञान आया है वो एज ए सिक्योरिटी उनसे ये सारी चीज़ें ली गई हैं, बाकायदा खाते में पैसे लिए गए हैं। जो मेरी जानकारी है कि इस प्रकार की जो भाषा है, जो घूस की परिभाषा है, वो कभी भी जो है नंबर 1 खाते पे पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है केवल और केवल विषय को सेंसेशनल करना, और यदि उसके बाद में यदि समाधान नहीं निकल रहा है तो सबके लिए थाने खुले हुए हैं, एफआईआर दर्ज करते। लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करना है, केवल और केवल राजनीतिक रूप से अपनी पृष्ठभूमि को ढूंढना है या अपनी छवि को बनाना है, मैं समझती हूँ इसके इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप कह रही हैं कि जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि फ़िलहाल यदि कर्नल कोठियाल जी ने यदि ये सारी चीज़ें करी हैं तो कर्नल कोठियाल जी यदि ईमानदार हैं, कर्नल कोठियाल जी अपनी बात पर अडिग है, तो बेहतर होता कि वो विजिलेंस का सहारा लेते। बेहतर होता कि आज यदि उनके साथ कहीं ठगी हो गई है तो औरों के साथ ठगी न होने देते, इस प्रकार की कार्रवाई वो करते, तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति चाहे 5 रुपये लेता, 10 रुपये लेता तो पकड़ा जाता। चूँकि उनको ऐसा नहीं करना था, उनसे जो लिया गया वो एज ए सिक्योरिटी लिया गया। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जो जांच में हमको अभी जो हमें मालूम चला है वो ये मालूम चला है कि एज ए सिक्योरिटी उनसे लिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को इस तरीके से मीडिया के सम्मुख या लोगों के सम्मुख इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि उनसे जो है किसी प्रकार का जो है अंडर द टेबल जो है वो पैसा लिया गया है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। बाकी यदि उनको अपनी बात पे बहुत सत्यता लगती है तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले में भविष्य में फिर। चलिए, तो मंशा उनकी सुर्खियां बटोरना थी, ना कि गलत को सामने लाना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अरविंद जी, एक आरोप आप पर भी लग रहा है, वो आरोप हालांकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो आपके डिपार्टमेंट में होती थी उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, ये तारीफ भी हो रही है, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आप चुनाव के जो मुद्दे हैं ना वो असल मुद्दों से भटका रहे हैं। आप धर्मांतरण के मामलों को जानबूझकर उनको लेकर मुखर रहते हैं और इसके खिलाफ कानून की बात करते हैं, जबकि असली मुद्दे जो होने चाहिए पहाड़ के, उनसे आप ध्यान भटका रहे हैं। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों भाइयों का देश है। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, हो सकता है कि यह मुद्दा बन जाए, लेकिन सच को कहना चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम चारों भाई हैं और ये इनका देश है। इन चारों को एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कल मान लीजिए ऐसी धर्मांतरण होते रहे और एक दिन इस देश का हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, और जो हालात इस समय अफ़गानिस्तान में हुआ है, तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदू समाज के लोग हैं, आपको समुद्र में डूबने के अलावा क्या कोई दूसरा कोई देश क्या आपको जगह दे सकता है? कोई नहीं देगा। इसलिए हमको आज हर बात को राजनीतिक मुद्दा ना बना के हमको अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना देश, हमको इसके सोचने की आवश्यकता है। हम हर बात को राजनीतिक दृष्टिकोण से जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति और हमारा धर्म इससे नहीं बचेगा। कभी भी हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि किसी दूसरे धर्म को बदल दो, उसको हिंदू बनाओ, हम ये कभी नहीं कहते। लेकिन हम इस बात के भी पक्षधर हैं कि हिंदू को भी मुसलमान बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो इस देश की संस्कृति को खंडित करने का और कल देश के हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का काम करेगा, निश्चित उसको बख्शने के लिए कोई जगह नहीं है और उनको बख्शा जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद जी, क्या वाकई में पहाड़ में ये समस्या है भी? बात पहाड़ की नहीं है, बात पूरे देश की है, पूरे धर्म की है। पहाड़ में तो पलायन हो रहा है, पहाड़ के लोग रहने को राजी नहीं हैं, और आप यहाँ पे धर्मांतरण का मुद्दा ला रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई पहाड़ में सुविधाएं दीजिए ना, कि पहाड़ का आदमी ना छोड़कर जाए। धर्मांतरण की बात हमने कभी भी नहीं कहा। हमने तो आपसे कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, इनको दूसरे से अलग कोई नहीं कर सकता। ये तो विपक्ष के लोग जो बोलते हैं ये काम ही उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके काश
जैसे आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की छवि को बनाने के लिए नियमित रूप से काम कर रहे हैं। काश देश आज़ाद होने के पश्चात, मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने भी काश ऐसी देश का विकास किया होता, हर क्षेत्र में काम किया होता, तो आज हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 का सबसे विकसित देश होता। लेकिन कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। निश्चित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको लड़ाने का काम किया। और यही वजह है कि आज मुस्लिम हर क्षेत्र में, अगर जो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो मुसलमान सबसे पीछे हैं, और ये देन किसी की है तो कांग्रेस की है। रही बात आपने कही पलायन की, तो हमारी सरकार इसी बात पे तो काम कर रही है। हम चाहते हैं कि पलायन नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि आज पहाड़ में हमने विषयवार अध्यापकों की तैनाती की है, जिसकी वजह से प्रत्येक स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ गई है। जब हल्द्वानी और देहरादून में आने वाला अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पलायन करता था, आज हमने उसको रोकने का काम किया है कि संस्कृत पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, मैथ पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले अध्यापकों की तैनाती हमने उसी गांव के स्कूल में किया है, जिसकी वजह से हमारी छात्र संख्या बढ़ी है। ये पलायन रोकने का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? चलिए अगले सवाल पर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले रेखा जी से आपने पलायन की बात की है, उस पर भी आऊँगी। स्किल डेवलपमेंट वाली एजुकेशन जो है, रेखा जी आपने साल 2018, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तब एक प्रस्ताव था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, और गाय को लेकर आपने बहुत ज़्यादा लगातार आप मुखर रही हैं उस मुद्दे को लेकर। लेकिन वो प्रस्ताव भी पास होता है, केंद्र तक जाता भी है, लेकिन आगे चलकर वो कार्यान्वित क्यों नहीं होता? क्या दिक्कतें हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं गौरक्षा को लेकर, लेकिन सड़कों पर आप निकल जाइए, उनकी बदहाली गौ माता की सबकी आंखों के सामने होती है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। पूरी विधानसभा में जब विधानसभा आहूत थी, पूरी सर्वसहमति के साथ में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आपने राष्ट्र पशु बोला, तो हमने उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया। विधानसभा के कार्यक्षेत्र या अधिकार क्षेत्र में उस प्रस्ताव को पारित करना था, जो कि सर्वसहमति के साथ में किया गया, और वह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। और निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्र सरकार उस पर जो भी निर्णय करेगी वो केंद्र सरकार का अपना विवेक है। रही बात, आपने कहा कि बहुत स्वच्छंद रूप से जो है गौवंश घूम रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ बड़े गर्व के साथ में कि स्वच्छंद रूप से घूमने वाले गौवंश के लिए हमने गौसदनों का, जो आज से पहले यदि हम 2017 में जब से मुझे पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी मिली, तब से लेकर अभी तक लगातार गौसदनों की संख्या को हम लोग बढ़ाते चले आए हैं। वर्तमान में गौसदनों की संख्या जो है वो 30 से 35 के करीब पहुंच गई है, जिसमें करीब 15,000 के करीब गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जिसके भरण पोषण के लिए सरकार लगातार अपने अनुदान देने का काम कर रही है। यदि मैं 14, 15, 15-16 की बात करती हूँ, तो उस समय गौसदन की संख्या 10 से 8 या 9 संख्या हुआ करती थी। उन गौसदनों को अनुदान की जो धनराशि हुआ करती थी 10 से 20 लाख हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गाय के प्रति श्रद्धा या हिंदू व्यक्ति की गाय के प्रति श्रद्धा, उसको देखते हुए और उसकी ज़रूरत को देखते हुए कि हम लोगों ने लगातार गौसदनों को बढ़ाने, अनुदान राशि जो 10-20 थी उसे जो है 2.5 करोड़ की धनराशि के साथ में लगातार प्रतिवर्ष हम लोग अनुदान राशि दे रहे हैं, जो कि भरण पोषण में भी दे रहे हैं, जो कि हम उनके चाहे वो भूसा स्टोर बनाए या कुछ भी वो उसमें काम करना चाहे, हम लोग उसमें देते हैं। हमने नियमों में भी शिथिलीकरण किया कि यदि कोई पहाड़ पर 25 गाय को रखते हुए सेवा करना चाहता है, गौसदन खोलना चाहता है, तो वह कर सकता है। प्लेन्स में 50 गायों को रख के वो गौसदन खोल सकता है। हमने ज़मीन की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी कि आप लीज़ पे लेके भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं जो है केवल इसीलिए की गई हैं कि हम गाय के प्रति हम अपना सम्मान रखते हैं, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है, उसके अनुसार हम काम भी करते हैं। इसमें एक बात और मैं ऐड करूँगी, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब की स्थापना की गई। ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब एक इस प्रकार के सीमेन का उत्पादन करता है जहाँ पर केवल और केवल यदि सीमेन का यदि पशुपालक उपयोग करता है तो 90% उसको बछिया प्राप्त होती है। यानी कि अधिकतर हम देखते हैं कि जब हमारे पास में स्वच्छंद पशुओं की संख्या होती है, उसमें जितने अलाभकारी गौवंश होते हैं उसके साथ साथ में वह भी होते हैं जो मेल आपके पास में संतति पैदा होती है।
तो उस संख्या को भी हमने कंट्रोल की। आगे चल के भविष्य में ये संख्या बहुत बढ़ ना जाए, ये संख्या को हम नियंत्रित कर सके, हमने पशुपालकों को, डेयरी सेक्टर वालों को ये सीमेंट मात्र 100 रुपये में हमने उपलब्ध कराया है। और ये उपलब्ध कराने का फ़ायदा ये होगा कि आगे से नर पशु की जो पैदावार है वह सीमित होगी, कम होगी और धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर जाएगी। तो ये कोशिश है कि हमने आगे चल के जो है स्वच्छंद पशुओं की संख्या को हम नियंत्रण कर सके। तो 2 तरीके का प्रयास कि गौवंश को संरक्षण, अनुदान अधिक से अधिक खोलना, उसको बढ़ावा देना और साथ साथ में उनकी संख्या को जो है नर पशुओं के, क्योंकि अब बैल अब खेतों में भी अब काम नहीं आते हैं, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसका फल ये देखते हैं हम लोग कि लगातार ये संख्याएं जो है अब नियंत्रित होती चली जा रही हैं। चलिए, तो जनता आपके इन प्रयासों को, आपके इन कामों को अपनी कसौटी पर परखेगी। अरविंद जी, एक सवाल आपसे कि आपने अटल उत्कृष्ट विद्यालय की एक पहल की जिसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपने उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दूसरे स्कूलों को खाली कर दिया, जिससे वहाँ पर एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। मैं पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ये कहा कि आम जनता ने ये स्वीकार किया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय एक बहुत अच्छी योजना है। निश्चित ही जो आपने पहले सवाल किया कि पहाड़ से पलायन होता है, वह मात्र अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि CBSE बोर्ड होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इस नाते लोग पहाड़ से पलायन करते थे। उनकी इच्छा के अनुसार हमने भी तय किया कि जो प्राइवेट में हो सकता है वो सरकारी स्कूल हमारे वैसे क्यों नहीं बन सकते। इसी नाते हमने प्रत्येक विकास खंड में हमने 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की और जहां हमने CBSE बोर्ड से मान्यता भी दिलाई, अध्यापकों की तैनाती भी की, स्क्रीनिंग टेस्ट करा के हमने अध्यापकों की तैनाती भी कराई। लेकिन जहां ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमने जो योग्य शिक्षक हैं, हमने स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की, तो कुछ जो हमारे माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ कुछ अध्यापकों की कमी आई। बिल्कुल स्टार्टिंग में लोगों के अंदर ये मैसेज गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने तत्काल गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से जो हमारे वो विद्यालय खाली थे, हमने दूसरे गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से वहाँ अध्यापकों की तैनाती हमने कर दी है। और कुछ अभी भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कुछ जगह 2-4% अभी कुछ अध्यापकों की कमी है। हमने सेकंड फेज की गेस्ट फैकल्टी की लागू करने के लिए हमने शासनादेश जारी करने का सचिव को निर्देश दे दिया है। मुझे लगता है कि आज या कल में सेकंड फेज हम गेस्ट फैकल्टी को बहाल कर देंगे, तो जो कमियां हैं वहाँ भी अध्यापक पहुँच। चलिए, जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। और एक आपकी तारीफ जो हो रही है वो है खेल के मैदान में। आपने जिस तरह से रणजी टीम भी नहीं थी और उसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन का गठन करना, अफगान की टीम का तो ये होम ग्राउंड रहा, तो ऐसे में अब खेलों को लेकर आगे की क्या योजनाएं हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं इस बात को अवश्य कहना चाहूँगा कि जहाँ 20 साल में क्रिकेट की BCCI की मान्यता इस प्रदेश को नहीं मिली, और वो क्यों नहीं मिली आप लोग भी जानते हो। इसे प्रदेश के प्रभावशाली 4 नेता, कुछ अधिकारी, उनके अपने एसोसिएशन थे, वो चाहते थे क्रिकेट की मान्यता BCCI से मिले, लेकिन मेरे एसोसिएशन को मिले। इस नाते 20 साल तक BCCI की मान्यता नहीं मिली। लेकिन आपके आशीर्वाद से जब मुझको खेल मंत्री बनने का मौका मिला, तो उन 4 प्रभावशाली लोगों को किनारे करते हुए, इसे प्रदेश के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, हमने BCCI की मान्यता दिलाने का काम किया। साथ ही हमने खेल नीति हमने ऐसी बनाई है ताकि बच्चे एथलीट बनने के लिए अपना जीवन गला देते हैं, लेकिन उनको सरकारी सेवा करने का मौका नहीं मिलता। उनको कहीं दूसरी जगह कंपटीशन लड़ने जाना हो तो उनको बस का भाड़ा नहीं मिलता, अच्छी किट नहीं मिलती, अच्छी डाइट नहीं मिलती, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग में नहीं मिल पाती। हमने खेल नीति में इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने लागू किया, और यही वजह है कि जो क्रिकेट में हमारे बच्चों को 3 फॉर्मेट में आगे बढ़ने का मौका मिले। हमने जो यहाँ एक स्टेडियम हमारे बने हुए हैं, उस स्टेडियम को हमने अफगानिस्तान का होम ग्राउंड बनाने का हम लोगों ने उनको न्योता दिया, और हमने IL&FS को हमने एग्रीमेंट किया। लेकिन आज वो एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। हम दूसरी कंपनी को या BCCI का ऑफर हमारे पास है, हम उनको अपने स्टेडियम देके ताकि कोई अच्छा देश तो खेल के मैदान में भी पहाड़ का नाम हो, ये उम्मीद पूरी है। रेखा जी, अब इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर, इस सेशन को हमें यहाँ क्लोज करना है, तो आखिरी सवाल आपसे एक मैं करना चाहूँगी।
अगर देखा जाए तो आधी आबादी जो है वो सत्ता के ताज किसके सर सजेगा उसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है, और उस आधी आबादी को खुश रखने की, संतुष्ट रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। तो ऐसे में मोदी जी की तो पॉपुलैरिटी उस आधी आबादी में खूब है, धामी जी अभी नए नए आए हैं, क्या वो प्यार, वो पॉपुलैरिटी आधी आबादी का मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी जब से मुख्यमंत्री के पदभार में आए हैं और लगातार जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर उनका चिंतन है, जिस प्रकार से बच्चों को लेकर उनका चिंतन है, वह बहुत ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी धामी जी के ही नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम कह सकते हैं हमने आधी आबादी के लिए, मैं समझती हूँ इससे पहले इतनी बड़ी योजना कभी नहीं आई होगी, वो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, जो कि मैं कह सकती हूँ कि बड़े गर्व के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए और ख़ासकर जिनकी 2 बालिकाएं पैदा होंगी उनके लिए, जिनको कि महालक्ष्मी की उपाधि दी गई है, उनके लिए चिंतन करना ये माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का ही काम था और मुझे भी उसमें सहभागिता निभाने का मौका मिला। तो आज वो महालक्ष्मी किट प्राप्त कर रही हैं और निश्चित रूप से जो हम कह रहे हैं कि देवी की भूमि बनाना या लैंगिक समानता पर लेकर आना, तो वो एक प्रयास है जिसमें एक गर्भवती महिला प्रसव के उपरांत में जो जो चीज़ें उसको उस समय की आवश्यकता है, वो यदि उसको अपने स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड की आवश्यकता है वह भी है, उसको अपने आप को सशक्त करने के लिए ड्राई फ्रूट्स हो उसकी आवश्यकता है वह भी है, उसके लिए उसमें सॉक्स से लेके उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से बच्ची के लिए भी उसमें सारी सामग्री है, उनके वस्त्र से लेकर, उनके सॉक्स से लेकर, तेल साबुन पाउडर से लेकर पूरा संपूर्ण एक वैक्सीनेशन का चार्ट से लेकर संपूर्ण किट बनाई गई है, जो कि महालक्ष्मी किट के रूप में महिलाओं को समर्पित की गई है। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि लगभग 60,000 महिलाएँ प्रतिवर्ष इससे लाभान्वित हो रही है और हम लोग अब तक 50% लोगों को दे चुके हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और ऐड करूंगी कि जो मुख्यमंत्री जी ने किया है वह है वात्सल्य योजना। इस कोरोना के पीरियड में पूरे देश भर में ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने इतनी महान और इतनी बड़ी योजना बना के दी, और उससे भी महान बात मैं ये कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी ने मामा के रूप में और रेखा आर्या ने बुआ के रूप में उस दायित्व का निर्वहन किया। और मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो बच्चे जो कोरोना के दौरान अनाथ हुए, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जो अनाथ की परिभाषा को उसने बदला है कि यदि माँ बाप ना हो तो हम कहते हैं कि अनाथ है, लेकिन हमने उन बच्चों को भी इसमें कवर किया है जो बच्चों के यदि कोई भी एक परिजन ना रहा हो या जिनके साथ रहते हो उनमें से कोई ना रहा हो या कोई कमाऊ सदस्य ना रहा हो, हमने सबको उसमें कवर अप किया है। और आज हमारे बच्चे लगभग 2039 बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कह सकती हूँ मामा की भूमिका बेहतर निभाई है और हमने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास एफर्ट्स किए हैं। मैं आज आपको यह भी बताते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता होती है कि वात्सल्य योजना में विभिन्न विभागों के जो भी जीओज निकलने चाहिए थे, जो कि चीफ सेक्रेटरी से लगातार हम अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे थे, वहाँ भी 99% पूर्ण हो गया है। एक विभाग का मात्र और जियो रह गया जो संभवतः सोमवार को निकल जाए, उसकी भी खुशखबरी। चलिए, आपका रिपोर्ट कार्ड तो ऐसा लग रहा है कि पूरे नंबर लेकर आ रहा है, लेकिन देखना ही होगा कि जनता की कसौटी पर उस रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर होते हैं। महालक्ष्मी योजना तो पहुंची है, लेकिन जो नारी शक्ति है उसकी कृपा कितनी बरसेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। उसके लिए थोड़ा इंतजार है। और जो शिकायतें हैं वो भी हमने आपके सामने रखी, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, और उनके भी आपने बेबाकी से जवाब दिए। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।